ये सो बेटे वी वर एट लाइटनिंग। अब ये लाइटनिंग क्यों होती है, कैसे होती है, देखो यू हैव डन इन द रेगुलर क्लासेस। यू टेल मी, आपको पता है लाइटनिंग? यस जयंत। मैम मेरा एक डाउट था कि जब हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के टच में हम लेके आते हैं एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, तो फिर डाइवर्जेंस डिक्रीज क्यों होती है? अगर बेटे अगर ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है, अगर सी ये लीव्स हैं आपके, मान लो ये लीव्स हैं, अगर ये डाइवर्ज हैं, अगर दे आर पॉजिटिव चार्ज, ये रिपेल कर रहे हैं। अगर नेगेटिव ले आओगे, अगर यहाँ पे अगर हम ब्रास प्लेट पे नेगेटिव कोई चीज टच कर देंगे तो व्हाट विल हैपन, ये नेगेटिव पॉजिटिव डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो ये कन्वर्ज हो जाएंगे क्योंकि इनमें कोई चार्ज नहीं रहेगा। अगर चार्ज है तभी रिपेल करेंगे, अगर कोई चार्ज ही है तो रिपल्शन नहीं होगी। ओके जयंत। ओके देन, सो नाउ कम टू बेटे लाइटनिंग। अब लाइटनिंग में पहले चार्जिंग ऑफ क्लाउड्स होता है, ठीक है। सो यू मस्ट सी हाउ चार्जिंग ऑफ क्लाउड occurs and why charging of clouds occurs. सी बेटे जब बारिश होती है तो पानी, बारिश कैसे होती है, यहाँ पे ऐसे नीचे आती है ना रेनफॉल, और जो एयर के करंट्स है एयर ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। बारिश आई नीचे, समझ लो, बस आप रीड करोगे सारी समझ आ जाएगी उसके बाद, ठीक है। बारिश आई, बारिश नीचे की तरफ आई, एयर करंट्स ऊपर की तरफ गए। अब फ्रिक्शन में क्या होता था, फ्रिक्शन में भी तो यही है कि आगे पीछे रबिंग होती है। अब ये थोड़ी ना कि एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर है गैस की फॉर्म में है, तो गैस में भी तो फ्लूइड फ्रिक्शन होती है। गैसेस और लिक्विड में कौन सी फ्रिक्शन होती है, फ्लूइड। जब ये रब होंगे तो इनके जो चार्ज है ट्रांसफर होंगे, जब दो रब होंगे तो देयर विल बी द ट्रांसफरेंस ऑफ चार्ज। इसकी वजह से क्या होता है बेटे, जो ऊपर क्लाउड्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, द क्लाउड्स जो ऊपर की तरफ होते हैं, दीज आर द ऊपर वाले क्लाउड्स, द अपर वन, एंड दीज आर द डाउन वाले क्लाउड्स। ये समझो तो आपको लाइटनिंग इजी हो जाएगी। ओके, सो दिस विल बी बेटे पॉजिटिवली चार्ज, ओके। जो नीचे वाले हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, और सो एज द ग्राउंड, जो ग्राउंड जिस पे हम खड़े हैं उस पे भी चार्ज पॉजिटिव अपीयर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब थंडरस्टॉर्म हुई, जब बहुत बारिशें वगैरह हुई, तो क्या हुआ, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है नीचे की तरफ आए, एयर ऊपर की तरफ मूव करी, तो ये रबिंग के कारण चार्जेस अपीयर होना शुरू हुए। तो हमने ये देखा कि ऊपर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड है और नीचे की तरफ नेगेटिवली चार्ज है, और ग्राउंड भी आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ बेटे, बहुत ज्यादा जब चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मगर जब ये बहुत ज्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ये जो एयर है ये ही क्या हो जाती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जो ग्राउंड की तरफ है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, होंगे कि नहीं होंगे। ये जो नेगेटिवली चार्ज क्लाउड है, पॉजिटिव चार्ज जो ग्राउंड पे है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे,
तो क्या होगा कि ये द क्लाउड टेंड टू मेक अ डाउनवर्ड स्ट्राइक। ठीक है, ये जो क्लाउड है ये जो डाउनवर्ड आने की कोशिश करेंगे, जब ये नेगेटिवली चार्ज डाउनवर्ड आने की कोशिश करते हैं तो हमें जैसे बिजली चमकती है ना, लाइटनिंग होती है, वैसे लगता है फिर। और इस होल प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। okay, and the discharge of the charge can take place between two clouds with the same and within the same cloud। समझ आ गई? जैसे कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में भी डिस्चार्ज हो सकता है, तो लाइटनिंग यहाँ पे अपीयर होनी शुरू हो जाती है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव में डिस्चार्ज हो सकता है, ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव की तरफ आएगा, तब हमें ऐसे लगेगा जैसे बिजली आई है, क्योंकि चार्जेस इकट्ठे होके आएंगे ऐसे। जब चार्जेस आएंगे तो हमें ऐसा लगेगा एक लाइन सी चार्जेस की आ रही है जो पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइज होने के लिए आ रही है। ओके, so negative charge on the cloud tend to make a path towards the ground. It results in a narrow strike of electric discharge, which is called lightning. ठीक, तो हुआ क्या? अगेन बारिश नीचे की तरफ आई, ऊपर की तरफ क्या गई? एयर हुई। तो ऐसे आते जाते वक्त क्या हुआ बेटे? देयर इज अ फ्रिक्शन, जिसके कारण चार्ज अपीयर हुए। ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज अपीयर होते हैं, नीचे की तरफ नीचे वाले क्लाउड नेगेटिव, वैसे ही ग्राउंड। अब जब बहुत ज्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चार्जेस, जो बीच में एयर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, और ये जो चार्जेस हैं वो स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। जब ये न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जो में ऐसा लगता है बिजली कड़क गई और आवाजें आती हैं। ठीक है, तो you know should know the safety rules for it, indoor and outdoor. Who will tell me the safety rules? Safety rules तो आप अपने आप बताओगे। yes, अगर लाइटनिंग होगी तो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? yes, anyone? yes, जयंत एंड रिदम। सो पहले इंडोर बताओ बेटे। इंडोर विल बी टेलिंग जयंत एंड आउटडोर विल बी टेलिंग रिदम। yes. Ma'am, if we are indoor, then we should not use water taps because water is a good conductor of electricity. We should not use electrical appliances. like phones, computers, okay, or Ma'am, we should not touch iron objects. हाँ, और Ma'am, if we are outdoor, then we should indoor be just complete indoor first. Complete indoor bete first. So the indoor, you can say that you should not use the electric appliances like phones, computers, and you will not use water taps or any areas like sink and bathrooms and all. And you will also not stand near the windows or the doors, and you will not stand in the porches. बाहर जाके मम्मा मैं बारिश का आनंद ले रहा हूँ, पोर्च में जाके नहीं खड़े हो जाना, विंडो के पास जाके खड़े नहीं हो जाना। ठीक है, अंदर ही अंदर रहना है बिल्कुल। ओके, एंड डू नॉट लाई ऑन द कंक्रीट फ्लोर और डू नॉट लीन अगेंस्ट द कंक्रीट वॉल्स। जो ये वॉल्स होती हैं इनके अंदर क्या होता है बेटे? आयरन होती है ना, आयरन के हम रोड्स डाल के रखते हैं, तो इनके दीवार के साथ बिल्कुल नहीं आपने जाके लग जाना। ठीक है, नो, आपने कोई भी करंट वाली चीजों को हाथ नहीं लगाना। यू विल नॉट यूज एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, you will not use any kind of tap, sinks, bathrooms and all, avoid using that. You will not lean on the concrete ground or you cannot lean on the walls जो घर पे हैं। Stay away from the windows and the doors, and also don't stand in the porch. Now Rhythm will tell how you will take the precaution when you are outdoor.
Yes, ma'am. We shouldn't take the umbrella with metallic tape when we go outside during lightning. Just take away your mouth from your the mic. थोड़ा सा दूर करके बात करो बेटे. Okay. We shouldn't take the umbrella with metallic tape out when there is thunderstorm. We should avoid open vehicles such as motorcycles, etc. Stay safe from open places such as parks, playgrounds, ponds, lakes, etc. Never lie flat on the ground. Never take shelter under an isolated tree. Okay. Ma'am, these are- चलो, to conclude it, I must say if you are at high hilly points और हाई एरिया में है तो नीचे आ जाओ. जितने ऊपर होगे उतनी लाइटनिंग आपको ज्यादा इफेक्ट करेगी. ठीक है. If you are standing and if you don't find any shelter thereby, just sit down. ठीक है. Sit down, play your hand on the ground. Never lie flat. Play your hand on the ground. ये नहीं कि लेट जाना है वहां पे, ऐसे करके कोर्ट पोजीशन में बैठ जाना है. लेटना नहीं है, शेल्टर नहीं मिल रहा, हमने ऐसे करके बैठ जाना है बस. ठीक है. और आपने कभी भी अगर शेल्टर लेना हो, यू विल नॉट टेक द शेल्टर अंडर द डिचीज, केव्स और टनल, क्योंकि इनमें सब में स्ट्राइक होने की पॉसिबिलिटी होती है. एंड अगर आप बाहर हो पूल्स वगैरह में, यू आर डूइंग स्विमिंग एंड ऑल, तो जल्दी जल्दी फटाफट से पूल से बाहर आ जाओगे, क्योंकि वाटर इज अगेन अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर आसपास आपकी फेंसिंग है, वायरिंग है, आप दिख रहे हो, आप किसी एग्रीकल्चर लैंड में हो और यू आर सीइंग दैट वहां पे बहुत ज्यादा फेंसिंग है, जहाँ पे फेंस लगी है उसके आसपास से आप दूर हो जाओगे. सो मेनी पॉइंट यू कैन राइट. यस, जैसे उसने बोला कि वी शुड टेक द अम्ब्रेला विद द मेटालिक रोड. ठीक है. मेटालिक हैंडल है, उसके ऊपर जल्दी से स्ट्राइक करेगा, दैट इज वाई you will not use that. Now what is lightning conductor? You should know about it, the lightning conductor. So this is a lightning conductor with 3 spikes बेटे. मान लो ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग के ऊपर मैंने एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा रखा है. ठीक है. और ये लाइटनिंग कंडक्टर के साथ यहाँ पे कॉपर वायर है और ये मेटल का बना हुआ है. बिजली चमकी, बिजली यहाँ पे आके गिरी. लाइटनिंग कंडक्टर ने क्या किया, बिजली कंडक्ट करते करते सीधा कहाँ ले गया, अर्थ पे. बिल्डिंग में इसका इलेक्ट्रिक चार्ज जाने ही नहीं दिया. तो बेटे लाइटनिंग कंडक्टर्स बिल्डिंग में लगाए जाते हैं. इनमें 3 स्पाइक्स होते हैं. जब बिजली चमकती है, अगर मान लो यहाँ पे गिरी भी है, तो यहाँ पे सारा इलेक्ट्रिक चार्ज इकट्ठा हो जाएगा. वो इलेक्ट्रिक चार्ज इस कॉपर वायर्स, बहुत सारी वायर्स होती है, मोटा सा बनाया जाता है इसको, एक नहीं है, सो मेनी कॉपर वायर्स. और ये सीधा जाके किस में चला जाता है, अर्थ में, विदाउट इफेक्टिंग द बिल्डिंग. ठीक है. अगर ये ना लगा हो तो क्या हो, बिल्डिंग में जितना भी आयरन है या कुछ भी मेटल्स है उसके साथ अट्रैक्ट होगी तो बिल्डिंग ही ब्लास्ट हो जाएगी. ये जयंत. मैम हमें मनदीप मैम ने मेटल रॉड करवाई है कॉपर वायर की जगह. ओहो, कॉपर की तो बनी होती है वो वो रख बेटे सकते मेटल हैं. रोड. I am telling you the name of the metal which is made up of this rod. Okay? जंत जो मर्जी लिखा, I am just giving you an advanced knowledge. जो ये रोड है ये मेटल्स वायर की बनी हुई है. ओके जंत.
सो देयर इज नॉट वन मेटल. मेटल का मतलब क्या है? कोल्ड इज अ मेटल, आयरन इज अ मेटल, सब मेटल है. तो अगर आपने मेटल रोड लिखना है तो लिखो बेटे, इज योर विश. आई एम टेलिंग यू द पर्टिकुलर मेटल. ये जो रोड है बहुत सारी कॉपर वायर्स की मिलके बनी होती है. ओके जयंत. The road is connected to earth via copper strips. Yes, okay. ठीक है. अब आ जाओ earthquake. What is earthquake? Earthquake is sudden shaking or trembling of the earth as a result of movement within the earth crust. ठीक है. We know that earthquake damage the building also, and earthquake डैमेज द लाइफ ऑल्सो बेटे. सो अर्थक्वेक के कारण बहुत कुछ होता है. एंड हम देखें कि ये अर्थ क्वेक आता कैसे. अब आप इससे ये समझोगे तो इजी रह जाएगा. करें शुरू, समझाऊं? आप बाकी रीड कर लेना. ठीक है. अब हमारे अर्थ की 3 पार्ट्स है. कौन कौन सी? सबसे ऊपर क्रस्ट होती है, फिर मेंटल होती है, फिर कोर होती है. ऐसी है. जन बुक दो. अब समझो, इसको समझोगे तो जल्दी याद हो जाएगा. ठीक है बेटे. तो सबसे पहले हम इस टाइम क्रस्ट के ऊपर है. हम कहाँ है? वी आर ऑन द क्रस्ट. मान लो ये मैं क्रस्ट के ऊपर खड़ी हूँ. अब इसको गोल ना देखो, मैंने ऐसे सेक्शन काट दिया. इसके नीचे है मेंटल और उसके सबसे नीचे है बेटे कोर. ठीक है. वन इज क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर क्या आ गया? कोर. अब कोर में होती है बेटे टेक्टोनिक प्लेट्स. ठीक है. कोर एक लिक्विड है जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोट कर रही हैं ऐसे. अब मान लो ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं. आई एम होल्डिंग 2 टेक्टोनिक प्लेट्स. ठीक है. अब ये ऐसे ऐसे फ्लोट कर रही हैं. जब ये फ्लोट करती करती ये इतनी नियर आ जाएगी और आपस में से स्ट्राइक कर जाएगी ऐसे. विल स्ट्राइक लाइक दिस. और जब ये स्ट्राइक कर जाएगी और इसकी जो स्ट्राइकिंग है वो ऊपर तक आ जाएगी. कहाँ तक? क्रस्ट के ऊपर. तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे? अर्थक्वेक. अब ये कोर है, कोर के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स है. these are the 2 टेक्टोनिक प्लेट्स. ठीक है. ये पास आई पास आई पास आई पास आई और यहाँ पे स्ट्राइक कर गई ऐसे कर गई. अब अंदर प्लेट स्ट्राइक करी. जहां पे प्लेट स्ट्राइक करी, जहां से एमर्ज हुआ, यहाँ पे मान लो अंदर की तरफ प्लेट स्ट्राइक करी, उन्हें बोलोगे फोकस. क्या बोलेंगे बेटे? फोकस. अब अंदर अर्थ के अंदर तो हम घुस नहीं सकते कि हमें पता चले कि फोकस कहाँ है. फिर हमें अर्थ के बाहर क्रस्ट की तरफ आ जाए, बाहर की तरफ. अब मैं यहाँ पे स्टोन लगाऊं जोर से. मान लो मैंने पानी में स्टोन गिरा. जहां पे मैंने स्टोन गिरा ना बेटे, वो तो मेरा हो गया फोकस. अब जहां पे स्टोन गिरा उसके कारण आसपास क्या बनेगी? वेव्स बनेगी. जहां पे 2 टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई हैं मान लो, वहां पे क्या बनेगी? वेव्स बनेगी. और वो वेव्स ऐसे बाहर की तरफ आएंगी, ऐसे बाहर की तरफ आएंगी अर्थ के. और जहाँ के अर्थ के ऊपर की तरफ, जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा इन वेव्स का इन्फ्लुएंस पड़ेगा, उसे बोलेंगे हम एपी सेंटर. क्या बोलोगे? एपी सेंटर. समझ आ गई? अंदर क्या हुआ? ये कैसे होता है अर्थक्वेक? जब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं बेटे? एक दूसरे के साथ टकराती हैं. वो फ्लोट कर रही हैं, आराम से फ्लोट कर रही हैं. एक पॉइंट आया जब ये टकराई, जब ये टकरा गई तो जहां पे स्टार्ट हुआ अर्थक्वेक उसे बोलोगे आप फोकस.
और क्योंकि फोकस को हम देख नहीं पाएंगे, इतनी बहुत दूर होता है फोकस हमारे से, वी कांट स्टडी लाइक दिस, तो जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट नजर आता है उसे बोला जाता है एपी सेंटर। ठीक है, बस इतनी नॉलेज होनी चाहिए। और जहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादा होने के चांसेस हैं उन्हें बोला जाता है फॉल्ट जोन और सिस्मैटिक जोन। हाँ जी, हाँ, रिदम प्रैक्टिस राइटिंग एवरीथिंग। सिस्मिक जोन और फोकस जोन जहाँ पे हमें अर्थक्वेक सबसे ज्यादा फेल्ट होता है, दैट इज नोन एज सिस्मिक जोन, और द जोन आर नोन एज फोल्ट जोन। ठीक है, अब हमें अर्थक्वेक आया, हम किस इंस्ट्रूमेंट से अर्थक्वेक मेजर करेंगे? द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज सिस्मोग्राफ। द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज सिस्मोग्राफ। ठीक है, हर ग्राफ में सेंटीमीटर मीटर ऐसे आप करते हो, मगर इन केस ऑफ सिस्मोग्राफ हम सेंटीमीटर मीटर नहीं बोलते, हम अलग स्केल लेते हैं जिसे कहते हैं रिचर्ड स्केल। हाँ, सारा कुछ लिख दो, अर्थक्वेक मोर देन 7, बहुत ज्यादा, they are more intensive, yes, dangerous to nature, yes। ठीक है बेटे, तो हमने क्या सीखा, समझ आ गई अर्थक्वेक कैसे आता है? तो अर्थक्वेक कैसे आता है? जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं, तो जहाँ पे टकराती हैं वहां पे क्या बनता है? फोकस। जहाँ पे हमें समझ आती है कि हो रहा है वो क्या हो जाता है? एपी सेंटर। ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट है वो कोर में फ्लोट कर रही हैं, हम क्रस्ट में है, क्रस्ट के अंदर मेंटल है, मेंटल के अंदर क्या है? कोर, सबसे अंदर कोर है। ओके, हाँ, वेलकॉनिक eruption भी होती है, जो मर्जी करते रहो बेटे, सो मेनी थिंग्स। देखो जब टेक्टोनिक प्लेट्स स्ट्राइक करेंगी, देखो ये टेक्टोनिक प्लेट स्ट्राइक करी, वहां पे तो हिल्स बन जाते हैं बाद में, क्योंकि अर्थ क्रस्ट सारी बाहर की तरफ आ जाती है, और वो बाहर ही रह जाती है, वहां पे हिल्स भी बन सकते हैं। ठीक है, हाँ, वेरी नाइस, ऑल यू आर हैविंग वेरी गुड नॉलेज। Now, what should the protection we should take when there is earthquake? First, how the building should be there? Hurry up, according to NCERT दिखाओ। हाँ जी, if you have home, if you are at outdoor, and what kind of the quake safety structure कैसे होना चाहिए बिल्डिंग का? सबसे पहले बिल्डिंग का सेफ्टी स्ट्रक्चर, हरी आप PDF बेटे, टेस्ट विल कम एज ए PDF and you will send the PDF. Yes, Somil. In the earthquake structure safe buildings, the cupboards and shelves are fixed on the walls so that they do not fall down on the ground. Okay, और And the wall clocks, photo frames, the water heaters and etc. things should be hung properly so that they do not fall on the people during earthquake. okay, और very good points. So building in the seismic zone should be specially designed so that they can be withstand the tremors. Okay, building in the earthquake situation bete may catch fire easily, so there must be, yes Jabji, you are very much right, they should have fire extinguishers, because if there is earthquake there can be short circuits, and there can be electrical shocks, and building can catch fire, and they should be equipped with the
fire extinguishers, and they should be designed properly that they can't catch fire. Khyati is saying very much right. And the emergency communication plan should be made available to everyone there, to how he or she will be communicating if the phones are not working over there. Okay, disaster management supply should be there, like first aid box, it should be easily available. So if the person is standing inside a building, what safety, what precaution he should take if earthquake is coming? Yes. Yes, Somin. In the buildings, the person must stay away from the windows, heavy mirrors, and other objects that could fall. Okay, very nice. More points. Turn off the power supply and gas supply. Okay. Or Ma'am, take the shelter under Soumya, beta, your voice is not properly clear now. Just to conclude, I am concluding. and Take shelter below the table. Don't take shelter below the bed. And don't stay near the windows or the doors, क्योंकि कांच टूटेगा और आपकी अफेक्ट हो सकता है. आपने इलेक्ट्रिकल स्विचेस या इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे आप कह रहे हो बंद कर दो. शेल्टर हमेशा टेबल के नीचे लेना है. हैवी ऑब्जेक्ट से भी आप दूर हो, ये ना हो कि अलमीरा के पास खड़े हो जाओ और अलमीरा नीचे ही गिर जाए तो हम नीचे ही दब जाए. ठीक है. डू नॉट गेट अप इफ यू आर इन बेड. अपने प्रोटेक्ट योर हेड विद द पिलोज. सिर के ऊपर आप पिलो रख लो कि आप प्रोटेक्टेड हो. बेड पे है तो बेड पे रहना है. अगर इधर उधर घूम रहे हो तो टेबल के नीचे चले जाओ. हैवी ऑब्जेक्ट्स के पास ना जाना. डोर्स या विंडो पेन्स जिनके ऊपर ही ग्लास के शीशे लगे होते हैं उनके पास नहीं खड़ा होना चाहिए आपको. और ये नहीं कि आप बाहर भागने की बहुत जल्दी कोशिश करो. ठीक है. अब आप बाहर हो तो आप बाहर क्या करोगे? इफ यू आर प्रेजेंट आउटसाइड. Yes, Khyati, if you are present outside, what you will do? If you are outside, find a cleaner spot away from the buildings, trees, and power lines. Drop to the ground. If you are in a car or a bus, don't come out. Rather, keep driving slowly to a clear spot and don't come out till the tremors stop. ठीक है, बिल्कुल सही है. अगर आप बाहर हो बेटे तो आप ऐसी प्लेस पे मत जाओ जहाँ पे बहुत बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज हैं या पाइपलाइंस हैं. आप खाली ग्राउंड ढूंढो. ठीक है. दूसरा, अगर आप कार के अंदर हो तो कार के अंदर ही रहो और कार को ऐसी जगह पे खड़ा कर दो जहाँ पे कोई ना हो. ये नहीं कि कार के हाँ ठीक खुला ग्राउंड हो. द ग्राउंड मस्ट बी क्लियर. और आप अपना व्हीकल स्टॉप करके क्लियर स्पॉट पे जाके खड़े हो जाओ. अगर अर्थक्वेक हो गया, अब क्या करोगे आप? तो हम सियाने, अगर अर्थक्वेक हो गया तो हम लोगों की मदद करेंगे. इमरजेंसी लाइंस को फोन करेंगे फर्स्ट एड पहुंचाने के लिए. हम टेंशन में नहीं आएंगे इतना. हम किसी को अगर यूटिलिटीज प्रोवाइड करनी है, कोई खाना वगैरह, उसकी हेल्प करेंगे. तो वी कैन डू सो मेनी थिंग्स. तो ये चैप्टर बेटे, इफ यू विल रीड लाइक दिस यू विल नो. तो कंक्लूड दिस चैप्टर, natural phenomenon, you have started with the how can a light can be electric current can be transferred by frictional, by conduction or induction you can transfer, and what kind of electric charge there are positive and negative charge. By rubbing a glass rod to the silk floor, it will possess positive charge. By rubbing an ebonite rod on the fur, it will possess negatively charge. Okay. After doing charges, you have done by, we can charge by friction, rubbing करके, conduction. मान लो कोई मैं अनचार्ज हूँ, अगर मैं प्लग को हाथ लगाऊंगी तो मैं भी चार्ज हो जाऊंगी. दैट इज बाय कंडक्शन. और एक इंडक्शन होती है, अगर एक चार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरे के पास लेके जाओगे तो तब भी चार्ज ट्रांसफर हो जाता है. दैट इज नोन एज इंडक्शन. ठीक. फिर आपने इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा.
इलेक्ट्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमें चार्जेस के बारे में बताता है और साथ ही साथ हमें ये बताता है कि चार्जेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आप किसी चार्ज चीज को लेके आओगे तो गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप के जो लीव्स है वो डाइवर्ज हो जाएंगे, अगर अनचार्ज को लेके आओगे तो डाइवर्ज नहीं होंगे। मान लो आप पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो लीव्स डाइवर्ज हो गए, अब आप नेगेटिव चार्ज लेके आओगे तो लीव्स दोबारा कोलैप्स हो जाएंगे क्योंकि वो कम फिर अनचार्ज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप न्यूट्रल लेके आओगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमने लाइटनिंग करी। लाइटनिंग की होती है, बारिश नीचे आती है, एयर करंट्स ऊपर की तरफ फ्लो होते हैं। ये जब रबिंग होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, एक तरह की फ्रिक्शनल फोर्सेस के कारण चार्जेस अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। चार्जेस अपीयर कैसे होते हैं? जो ऊपर क्लाउड्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो नीचे वाले क्लाउड्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो आपका ग्राउंड है वो भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब वो जो बिजली कड़कती है या थंडर स्टॉर्म होता है वो किसके कारण होता है? क्योंकि लाइटनिंग जाती है ऊपर से नीचे की तरफ। पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ जाता है बेटे? नेगेटिव चार्ज क्लाउड की तरफ, और नेगेटिव चार्ज क्लाउड का जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कहाँ जाता है? ग्राउंड की तरफ। तो लाइटनिंग होती है। तो लाइटनिंग में हमें जैसे आपने मुझे बोला कि अम्ब्रेला नहीं यूज करनी चाहिए, जी हमें हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल चीजें नहीं यूज करनी चाहिए, हमें पानी के पास नहीं जाना चाहिए। तो अब प्रिकॉशंस हम खुद भी लिख सकते हैं, इट्स वेरी इजी, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अपनी बिल्डिंग पे लगाए, ठीक है, लाइटनिंग अपरेटस लगाया जिसके ऊपर 3 स्पाइक्स थे, मेटल रोड थी, जैसे मुझे जंत ने बताया और मैंने जंत को बताया कि ये मेटल रोड कॉपर की बनी होती है जनरली, ठीक है, एंड इट विल ट्रांसफर द चार्ज टू द अर्थ। Okay, so after this you have done earthquake. Earthquake क्यों आता है बेटे? टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में स्ट्राइक होती है, उसके ऊपर क्या होती है? क्रस्ट, मेंटल कोर, कोर के अंदर स्ट्राइक होगी। जहाँ पे स्ट्राइक होंगी वहां पे फोकस आएगा, फोकस को हम देख नहीं सकते, जज नहीं कर सकते। तो जहाँ पे मतलब बॉल गिरी है उसको हम पॉइंट को मान लो कि नोट नहीं कर सकते। तो जिस पॉइंट से वेव्स आई हैं वो बाहर की तरफ आई हैं, तो सबसे ज्यादा वेव जो होगी उसको बोलेंगे एपी सेंटर, ठीक है। और इंडिया में या वर्ल्ड में जहाँ पे भी अर्थक्वेक होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है उसे कहते हैं फॉल्ट जोन और सिस्मिक जोन। एंड इसको सिस्मोग्राफ से हम देखते हैं, और सिस्मोग्राफ में जो स्केल यूज होता है वो रिचर्ड स्केल यूज होता है। मोर देन 7 हो तो आपको स्केल की पूरी रेंजेस पता होनी चाहिए कि कब ये जो है अर्थक्वेक ज्यादा होगा। ओके, अर्थक्वेक आए तो हमें क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक से बचने के लिए क्या करना चाहिए, और अर्थक्वेक आने के बाद क्या करना चाहिए, ये हमें सब पता होना चाहिए। ओके बेटे, ये 0 to 10, पर 7 से अब मैं कह रही हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि ज्यादा कब डेंजरस होती है। ओके जब जी, ओके देन। सो पोल्यूशन आपको पता ही है, फ्रिक्शन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे टेस्ट, और पोल्यूशन हम इवन रिवीजन टेस्ट के बाद भी करेंगे। ओके